देखिए, म्यूज़ियम मैंने बताया, फॉर स्टडी ऑफ एनिमल्स बॉडी एंड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड कंडीशन। बॉडी रिमेन्स भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है, बॉडी रिमेन्स भी हो सकता है। इस जैसे स्टेट म्यूज़ियम ऑफ लखनऊ, कौन है, स्टेट म्यूज़ियम ऑफ लखनऊ। जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, आर्टिफिशियल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स, आर्टिफिशियल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स फॉर अट्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। जिस प्रोटेक्टेड कंडीशन में रखा गया हो उसको हम क्या बोलते हैं, जूलॉजिकल पार्क, या छोटे भाषा में क्या बोलते हैं, जू बोलते। जैसे जू ऑफ लखनऊ, लखनऊ का जू। फिर की किसको बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन की भी कहते हैं इसको। की यूज होता है किसके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे माने सपोज कर लो कोई भी इंडिविजुअल हो, कैसे क्लासिफाइड किएंगे, जैसे आपको एक इंडिविजुअल दे दिएगा आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, लो आप पहचानो कि इसमें कौन आर्थ्रोपोडा का है, तो जिसके पास जॉइंटेड लेग्स होगा वो कन्फर्म हो जाएगा कि आप क्या है, वो जिस पर जॉइंटेड लेग वो कन्फर्म हो गया कि आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, तो आप आइडेंटिफाई कर ले जाएंगे कि आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। तो आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए टैक्सोनॉमी का। इसके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए डिटेल स्टडी होना चाहिए किसका, टैक्सोनॉमी का। डिटेल स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी इज मस्ट फॉर यूज ऑफ आइडेंटिफिकेशन की के लिए आइडेंटिफिकेशन की आपको ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। और मैंने कहा ये जो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी डिससिमिलरिटी के आधार पर इसको आइडेंटिफाई करते हैं, सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के आधार पर किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करते हैं ना। अरे बोलो ना यार, हाँ या ना। अब ध्यान दीजिएगा, फिर दिया है कि जो सिमिलरिटी होता है इसमें आर इन कॉन्ट्रास्टिंग पेयर। कॉन्ट्रास्टिंग पेयर मतलब विरोधात्मक पेयर में होता है, बात समझ रहे हैं ना। इसको हम बोलते हैं क्या, कपलेट कहते हैं। समझ में आई बात, इसके कपलेट कहते हैं। अब डिटेल स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी इज मस्ट फॉर यूज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। इधर देखो, माथा थाम के ना बैठो। डिटेल स्टडी आपको टैक्सोनॉमी का होना चाहिए, तभी आप क्या करेंगे, तभी आप की का यूज़ कर सकते हैं। आपको टैक्सोनॉमी का ज्ञान ही नहीं है तो आइडेंटिफिकेशन की क्या करेगा, वो कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। मैंने कहा मोलस्का, एक टर्म मैंने मोलस्का का, हमने कहा 5-6 एनिमल दे दिया आपको, बोलिए भैया मोलस्का का एनिमल खोजे, में से कैसे खोजिए तू मोलस्का का एनिमल, कैसे आप खोजोगे, जिसके ऊपर हार्ड कवरिंग है, इसका मतलब मोलस्का है। एक लाइन की बात कहते भैया, चलिए खोजो इसमें से कौन सा आर्थ्रोपोडा का है, उसमें एनिडा का है, कैसे खोजोगे आप, जब आप देखेंगे कि क्या मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी है, सिंग का है, डिवीजन है, सेल डिवीजन, तो इसका मतलब क्या है वो, अरे सॉरी उसके बॉडी में सेगमेंटेशन है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, तो आप पहचान जाओगे एनिडा का सदस्य। नो, आपका आल्टा दे दिया कोई दे दिया इंसेक्टा, खोजो इसमें इंसेक्ट कौन है, तो 3 पेयर वॉकिंग लेग जिसमें होगा वो इंसेक्ट हो जाएगा। तो आपको आइडेंटिफी का टैक्सोनॉमी ज्ञान होना चाहिए, तब आइडेंटिफी का ये की का यूज़ कर सकते हैं आप। वैसे की का यूज़ आपके लिए व्यर्थ होगा। की का मतलब होता है किस तरीके से आप आइडेंटिफाई, किस एनिमल को आपने सपोज के लिए पकड़े तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे उसको। आइडेंटिफाई करने के लिए की का उपयोग, टैक्सोनॉमिक की कहते हैं इसको टैक्सोनॉमिक की कहते हैं, टैक्सोनॉमिक की, ताकि टैक्सोनॉमी के जरिए आप किसी को पहचान सको। इसे बता दिया कि आप सिद्ध करिए आप मैमेलिया के प्राणी हैं, मैमेलिया का प्राणी भैंस गाय टहला दिया गया, आपको समझ में आएगा मैमेलिया का क्यों, क्योंकि उसके पास क्या मेमोरी ग्लैंड है। बोलिए मेमोरी ग्लैंड है, कंफर्म हो गया कि मैमेलिया का सदस्य है। यही है, ये आइडेंटिफिकेशन की बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी कोई प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं ना। आगे देखिए अब आपको क्या हो, क्या करें, लीड इधर देखिए, बता रहे 1 मिनट के लिए।
देखो टैक्सोनॉमिक, इधर देखिए आइडेंटिफिकेशन की के लिए, सुनो जी, आइडेंटिफिकेशन की जो यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो जिस आइडेंटिफिकेशन की से यूज़ से इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करते हैं, जो एकदम आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स को से आइडेंटिफाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लीड्स बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे लीड क्या है, ये देखो ऐसे लिखा होगा लीड, क्या है ये लीड? आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर एनालाइजिंग आइडेंटिफिकेशन, इधर देखो आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर एनालाइजिंग, आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर्स एनालाइजिंग प्रॉपर्टी कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इसको हम? लीड कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए जो कैरेक्टर, देखो एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए जिसका उपयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? लीड बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? बुक में शायद दिया भी होगा, दिया है। आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर एनालाइजिंग प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? लीड बोलते हैं। एक तरह समझिए एक आइडेंटिफिकेशन की एक ठो है, ये कई होते हैं ना, तो उसमें एक आइडेंटिफिकेशन की को हम क्या बोलेंगे? लीड बोलते हैं। वन की को ऐसे, वन की बराबर क्या? लीड। आगे देखिए अगला क्या पोर्शन, अगला बताइए क्या पढ़ा मेरे को? हाँ मोनोग्राफ, डाटाबेस्ड characteristics of organisms, डाटाबेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, जो डाटाबेस्ड कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ऑर्गेनिज्म का, उसको हम क्या बोलते हैं? डाटाबेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बॉडी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको हम? मोनोग्राफ कहते हैं। समझ रहे हैं ना? और इसके बाद मैनुअल भी दिया हुआ है। यस सर। मैनुअल इसमें क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर मैनुअल जो होता है कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप, which are included in form of specific point. Manuals
मैनुअल्स कहते हैं। मैंने क्या कहा, कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप विच आर इंक्लूडेड इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट। कार्ड इसको क्या कहते हैं हम, इसको बोलते हैं मैनुअल्स। क्या बोलते हैं, मैनुअल्स बोलते हैं। इसके बाद इसमें वो सारे कैरेक्टर लिखे होंगे किसी इंडिविजुअल का, इसमें सारे कैरेक्टर इंक्लूड होते हैं किसी इंडिविजुअल का, इसको आइडेंटिफाई करना है आपको। अगला जो है मैं समझता हूँ फ्लोरा फना है। क्या फ्लोरा, फ्लोरा जानता है कोई लड़का? देखो इधर, फ्लोरा और वेजिटेशन में अंतर क्या है? फ्लोरा और फाना, फ्लोरा ऑल प्लांट्स जो किसी एरिया के, इधर देखिए ऑल किसी पार्टिकुलर, इधर देखो यार, लिखो बाद में, पहले सुनो, किसी पार्टिकुलर एरिया को के ऑल लिविंग और नॉन लिविंग प्लांट्स। डी ऑब्जेक्ट डी अपॉज कंडीशन पे बहुत ध्यान पर सुनो यार, इसको बहुत डिफरेंस आता है। फ्लोरा वो होता है किसी एरिया का जितने भी प्लांट्स ग्रोविंग कंडीशन में हैं और जितने प्लांट क्या हैं डियापॉज कंडीशन में है, सस्पेंडेड फॉर्म में है, या जो है किस कंडीशन में है, डार्मेंसी पीरियड में है, उनको इंक्लूड कर लिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लोरा। और जितने केवल क्या है ग्रोविंग वेजिटेशन, उसको हम ग्रोविंग कंडीशन में उसको हम बोलते हैं वेजिटेशन। दोनों का अंतर समझ लीजिएगा। फ्लोरा ग्रोविंग वेजिटेशन प्लस जो कहाँ पे डार्मेंसी पीरियड में पड़े हुए हैं, डार्मेंसी पीरियड में जो पड़े हुए हैं दोनों को इंक्लूड करते वो फ्लोरा होगा। समझ रहे हैं ना? और वेजिटेशन केवल जो ग्रोविंग कंडीशन, जैसे किसी एरिया में आप सपोज कर लो आप ट्रीडी कॉलेज के एरिया देख रहे हो, इस ट्रीडी कॉलेज के एरिया में क्या है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स वगैरह ग्रोविंग कंडीशन दिखाई दे रहे हैं वो क्या है आपका, वो वेजिटेशन है। लेकिन जितने प्लांट वहाँ ग्रोविंग कंडीशन में प्लस उसमें कुछ डार्मेंसी पीरियड में तो होंगे, जो डार्मेंसी पीरियड में है और प्लस जो ग्रोविंग कंडीशन में है, दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, उसको हम बोलते हैं फ्लोरा। समझ लीजिए यहीं पर, यही कॉलेजी में भी है क्या, ग्रोविंग वेजिटेशन प्लांट कह सकते हैं आप इसको, प्लस बुक में आप कैसे नहीं लिखा, ख्याल कर रहे हो कि, लेकिन प्लस डार्मेंसी in a particular area in a particular area called flora। मैंने कहा ग्रोविंग वेजिटेशन जितना खड़ा हुआ प्लांट है और जो क्या है डिटर्मिनेंसी सीड या स्पोर्स हैं उस एरिया का, पार्टिकुलर एरिया का, उन दोनों को इंक्लूड करते हैं तो क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरा। याद रखिएगा इसको, यहीं पे नहीं इकोलॉजी में भी आपको काम करेगा। फिर क्या हो गया, किसके ऊपर प्रॉब्लम बताओ, क्या प्रॉब्लम, कुछ कष्ट है, बोलो यार, प्रदीप बोलो, कुछ परेशानी बताओ, हम समझ तो बता दें आपको, यही पर यही ठीक है। कुछ परेशानी बता दो, हम ही बता दे फ्लोरा में या किसी में क्या प्रॉब्लम है, क्या बता बोलो बेटा। अब आप पूछते हो ना, नहीं क्लियर ना हो, खड़े पूछो, खड़े हो आप पूछो। तो यही बहुत शर्मा रहे हो। फ्लोरा मैंने कहा जो ग्रोविंग, बैठ जाओ, जो ग्रोविंग कंडीशन में है, ये देखो ग्रोविंग कंडीशन में जो प्लांट है, वेजिटेशन मतलब प्लांट, ग्रोविंग कंडीशन में जो प्लांट्स हैं, केवल प्लांट की होगी बात या फना की नहीं होगी, फना मतलब एनिमल्स। जो ग्रोविंग इधर देखिए, जो ग्रोविंग प्लांट्स हैं वेजिटेशन, उसके साथ हम फिर देखो बतिया तब का समझ पे वो तो मैंने कहा ग्रोविंग वेजिटेशन या प्लांट, और जो डार्मेंसी पीरियड में पड़ा हुआ है, डार्मेंस सीड या स्पोर्स, डार्मेंस मतलब क्या, जो सुसुप्तावस्था में है, जमे नहीं है, वो क्या है, वो दोनों को जब मिलाएंगे तब क्या होगा, वो फ्लोरा होगा। आप एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझ लूँ, जैसे बता दे रहा हूँ, इस समय बरसात का महीना क्या बथुआ जमता उगता है, नहीं उगेगा,
बरसात में नहीं उगेगा। उसका कंडीशन कब है? ठंडी। हाँ समझ रहे हैं ना, आलू कचालू के साथ, यही ना, बथुआ भी आएगा। तो मैं क्यों बता रहा था, नहीं वो जो हाइब्रिड वाला नहीं, हाइब्रिड वाला नहीं, एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ जो चिनोपोडियम नेचुरल कंडीशन की बातें हो रही, आर्टिफिशियल बातें छोड़ दो। अब कहोगे सर जी आप तो कह रहे थे गोभी नहीं होती, गोभी हमेशा साल भर मिलती है, तो अलग बात है वो। जो नॉर्मल कंडीशन में जो वेजिटेशन, जैसे मैंने कहा धान के साथ ही, देखिए धान के साथ ही देखेंगे तो सेवई घास उगती है, देखेंगे नहीं देखे, इतना बड़ा होता है घास, धनवा सतमा, समझ रहे हैं ना। लेकिन क्या होता है वही, अब देखेंगे जब जाड़ा आएगा तो जम्बे नहीं करेगा। जाड़ा में आपको जानते क्या दिखाई देगा, जाड़ा में आपको बथुआ दिखाई देगा, उसके साथ दूसरे क्लासेस दिखाई देंगे, समझ रहे हैं ना। तो मैंने कहा ग्रोविंग वेजिटेशन, ग्रोविंग प्लांट्स और डार्विन्स पीरियड में जो प्रेजेंट है सीड या स्पोर्स है, उन दोनों को इंक्लूड करें तो उसको क्या, एक पार्टिकुलर एरिया में, ये भी बात है, उसको हम क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे फ्लोरा। और वेजिटेशन का टर्म जहाँ है तो वहाँ पे क्या होगा, केवल जो जमा हुआ है प्लांट है उसी को बोलेंगे। बात समझे हो, कभी अंतर समझ में ना आया? आप बुक में ही नहीं लिखा, स्पष्ट ऐसे लिखा, खाली फ्लोरा बता दिया कि जो एक पार्टिकुलर एरिया में प्लांट्स वगैरह होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा। और इसके बाद एक और है फना, फना भी है, फना, इसको भी जान लीजिए यहीं पे। लिविंग एनिमल्स, प्लांट नहीं, इन ए पार्टिकुलर एरिया, एक्टिव फार्म या इनएक्टिव फार्म। इनएक्टिव फार्म इसको जानते क्या बोलते हैं, डियापास कंडीशन, इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव और इनएक्टिव फार्म में कॉल्ड फना। हो गया। मैंने कहा लिविंग एनिमल्स इन ए पार्टिकुलर एरिया, एक्टिव फार्म में हो या इनएक्टिव फार्म में, इसको हम क्या बोलते हैं, फना कहते हैं। बात समझ में आई? जैसे मेढक सुषुप्तावस्था में है, इनएक्टिव फार्म में कौन, एस्टिवेशन में है, हाइबरनेशन में है। अब पढ़ो समझ में, ये कहा है, कहा पे अभी पे ना करो, हाइबरनेशन में है। और किस में है, डियापास कंडीशन में है। ये सब टर्म आप पढ़े हुए हैं। डियापास कंडीशन ये सब क्या है, इनएक्टिव फार्म है ना। मेढक जमीन के अंदर पड़ा तो मेढक गिनती नहीं होगी वो, बोलो यार। हाँ निकलेगा तो गिनती करे हो, लेकिन माना जाता है वहाँ पे वो। फिर हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डियापास। डियापास मतलब इनएक्टिव फार्म में। कैटरपिलर जैसे होता है, क्या है, कैटरपिलर क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है, एक्सिया इनएक्टिव हो जाते हैं, प्यूपा इनएक्टिव हो जाता है। जब कंडीशन फेवरेबल आता है फिर क्या होते हैं, वो रिलीज होते हैं। जैसे मैंने कहा सीधी बात, सिल्क की साड़ी पहनने वाली महिलाओं के लिए एक विशेष बात बता दें आपको। एक सिल्क की साड़ी जो होती है काफ़ी कॉस्टली होती है, क्योंकि वह क्या है, नेचुरल बून है, नेचुरल वरदान है वो किसी भी महिला के लिए। और सही बात बता दें, जो सिल्क की साड़ी होती है, पूरी एक साड़ी आपकी एक मुट्ठी में आ सकती है, इतना उसका वजन कम होता है, इतना हल्की होती है, इतनी हल्की होती है कि एक मुट्ठी में आपका पूरा जो है साड़ी आ जाएगी। जैसे कभी इधर देखो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, जैसे आप कहीं चले जाइए कपड़ा खरीदने, जैकेट आता है उसका, फ्लाइंग मशीन का जैकेट आता है, या जैकेट आता है किसका बोलते हैं उसका, पता नहीं किसका और आता है, ऐसे देखो इतने बड़े, इतने उसमें भर कर रख देता है। बात समझ रहे हैं ना, इतने देर। तो मैं क्यों बता रहा था
वो फाइब्रोइन, सुनो यार वो की बात नहीं हो रही, वो फाइब्रोइन प्रोटीन का बना हुआ होता है आदर्श कुमार, फाइब्रोइन प्रोटीन का बना हुआ होता है कौन? सिल्क की साड़ी, फाइब्रोइन प्रोटीन होता है कौन? इधर देखो सिल्क की साड़ी जो बनती है, और वह सिल्क की साड़ी को बनाने के लिए जानते कौन होता है? सिल्क वर्म, बाम्बिक्स मोराई। कौन होता है? बाम्बिक्स मोराई होता है सिल्क की साड़ी को पहनने के लिए। बात समझ रहे हैं? सिल्क की साड़ी को पहनने के लिए बाम्बिक्स मोराई होता है। अब उसको इधर देखिए, उसका एक जो होता है डियापाज कंडीशन में होता है। पगल है तब तो। उस सिल्क की साड़ी नहीं है, सिल्क की साड़ी 15-20 हज़ार की मिलती है। 300 साड़ी पहने सिल्क की। हाँ, ओरिजिनल सिल्क की साड़ी डालो में, डुप्लीकेट नहीं। और जब इधर देखो, जब कमाए लगो तो एक सिल्क की साड़ी एक बार है 80 हज़ार है ना। हाँ, तो वही समझो 1 लाख की मिलती है, 1 लाख 1.5 लाख। छोड़ो अच्छा उसको, इधर देखो एयर को बस। तो उसका एक जाड़े के समय डियापाज कंडीशन चला जाता है। किस कंडीशन चला जाता है? डियापाज कंडीशन में। डियापाज कंडीशन समझते हैं? सुसुप्ता अवस्था में उसका एक चला जाता है जाड़े में। जब फिर फेवरेबल कंडीशन गर्मी में मार्च आएगा, फिर उसमें से क्या निकलेगा? कैटरपिलर खाएगा पिएगा, फिर क्या कोकून बनाएगा, फिर सिल्क की साड़ी बनेगी। बात समझ रहे हैं ना? तो डियापाज कंडीशन मतलब इनएक्टिव फार्म है, हाइबरनेशन एक्टिव फार्म है, एस्टिवेशन एक्टिव फार्म है, बाकी एक्टिव फार्म जो है तो वही है। बात समझ में आ गई? सुनो, अब इसके बाद जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? इसमें किसी को प्रॉब्लम इस चैप्टर में? इस चैप्टर में किसी कुछ पूछना है? अगला चैप्टर शुरू करते हैं, तब देखते हैं आगे। अगला चैप्टर कौन सा है? क्वेश्चन हम जानते हैं कि साड़ी यार 80 हज़ार 1 लाख 1.5 लाख मिलता है। हाँ, बनारसी में जाइए, वाराणसी मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। जौनपुर तो सड़ियल जगह है। चलो अच्छा ठीक, बाद में बात करते हैं।